नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो शुरुआत करेंगे आईआरसीटीसी के बिजनेस मॉडल से। क्या आईआरसीटीसी के कौन कौन से बिजनेसेस हैं, कौन कौन से रेवेन्यू मॉडल्स हैं और कहां से कितना रेवेन्यू आईआरसीटीसी को आता है। आईआरसीटीसी के 4 मेन रेवेन्यू सोर्सेस हैं: केटरिंग, ऑनलाइन टिकट्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो शुरुआत करेंगे केटरिंग सर्विसेज से। आईआरसीटीसी रेलवे स्टेशन और ट्रेन में केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो लॉन्ग रन की ट्रेन होती है उनमें उनकी पेंट्री कार्स होती है ताकि लोगों को गाड़ी में ही खाना मिल पाए। जब लोग लंबे सफर पर होते हैं तो उन्हें ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम खाने के बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं। ऐसे में आईआरसीटीसी की कैटरिंग उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आईआरसीटीसी की कैटरिंग की बात की जाए तो कई सारी ट्रेन ऐसी है जिसमें कैटरिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर भी आईआरसीटीसी की कैटरिंग फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर अगर आईआरसीटीसी एक्सपांड करती है तो वहाँ पर उनके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज़ है। तो रेलवे कैटरिंग के अलावा नॉन रेलवे कैटरिंग में भी आईआरसीटीसी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है और उन्होंने उसका भी बिजनेस शुरू कर दिया है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो आईआरसीटीसी के टोटल रेवेन्यू का 55% रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2019 में कैटरिंग से आया था और उनका ये रेवेन्यू पिछले एक साल में 41% से बढ़ा है। तो आईआरसीटीसी के कैटरिंग बिजनेस ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और उनका ज़्यादातर रेवेन्यू कैटरिंग से ही आता है। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी के ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस के बारे में। रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग के लिए आईआरसीटीसी को ऑथोराइज किया गया है। साथ ही आईआरसीटीसी एयरलाइन की टिकटिंग भी प्रोवाइड करती है, जो कि वो अपनी वेबसाइट air.irctc.co.in से प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में जितने भी ट्रेन टिकट्स बुक किए गए हैं उनमें से लगभग 70% टिकट्स आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए गए हैं। आईआरसीटीसी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिस पर हर महीने लगभग 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं और टिकटिंग का उसमें काफ़ी बड़ा रोल है। अगर ऑनलाइन टिकटिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑनलाइन टिकटिंग इंडस्ट्री पिछले 5 साल में डबल हो गई है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में सबसे ज़्यादा शेयर एयरलाइन बुकिंग का आता है और इसी चीज़ को सामने रखते हुए आईआरसीटीसी ने कुछ ही साल पहले एयरलाइन बुकिंग शुरू की थी और आज आईआरसीटीसी को एयरलाइन बिजनेस से काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से एयरलाइन टिकट करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगता है। अदर वेबसाइट्स लगभग 250 रुपये का कन्वीनियंस चार्ज लगाती है, जिसे आईआरसीटीसी बिल्कुल भी चार्ज नहीं करती है। तो इस बेनिफिट की वजह से बहुत सारे लोग आईआरसीटीसी के जरिए एयरलाइन की टिकट बुक करना पसंद करते हैं। अगर ऑनलाइन बुकिंग सेगमेंट को देखा जाए तो ट्रैवल की ऑनलाइन बुकिंग की सेगमेंट आगे चलकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, जिसका बेनिफिट आईआरसीटीसी को होगा। आईआरसीटीसी का टिकटिंग बिजनेस कंपाउंडेड सालाना 12.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 12.35% रेवेन्यू टिकटिंग के बिजनेस से आता है। अगर कंपनी के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 9.28% रेवेन्यू पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट से आता है। अगर पैकेज वाटर ड्रिंकिंग इस पूरी सेगमेंट को देखा जाए तो ये सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो हो रही है और आईआरसीटीसी को इससे मिलता हुआ रेवेन्यू भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो फिलहाल कंपनी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रही है, आगे चलकर कंपनी डिफरेंट ड्रिंक्स प्रोवाइड करती है और कंपनी के पास तो रेलवे, ट्रेन और रेलवे स्टेशन इन पर अपनी चीजें बेचने की मोनोपोली तो है ही है। उसका फायदा वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करके ले सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म। आईआरसीटीसी रेलवे के जरिए अलग अलग टूर पैकेजेस बनाती है। अलग अलग स्पेशल लग्जरी ट्रेन के जरिए आईआरसीटीसी ट्रेन पैकेजेस प्रोवाइड करती है। साथ ही तेजस एक्सप्रेस जैसी प्राइवेट ट्रेन भी आईआरसीटीसी चलाती है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में आईआरसीटीसी का ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस 10.1% से बढ़ा है और कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 23.38% रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2019 में टूर एंड ट्रैवल इस सेगमेंट से आया था। तो ये थे आईआरसीटीसी के रेवेन्यू सोर्सेस और बिजनेस मॉडल। अब हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। आईआरसीटीसी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2015 में 1141 करोड़ था, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़कर 2019 तक 1957 करोड़ हो गया, यानी कंपाउंडेड सालाना 11.39% की ग्रोथ से बढ़ा है। अगर आप आईआरसीटीसी के एक्सपेंसेस देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 927 करोड़ थे, जो कि साल 2019 तक 1518 करोड़ हो गए, यानी कंपाउंडेड सालाना 10.37% से बढ़ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आईआरसीटीसी को फाइनेंशियल ईयर 2015 में 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 2016 में 197 करोड़, 2017 में 214 करोड़, 2018 में 219 करोड़ और 2019 में 305 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले एक साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छे खासी ग्रोथ से बढ़ा है, यानी 39% से बढ़ा है। लेकिन उसके पहले के 2 साल कंपनी के लिए कुछ खास नहीं रहे हैं। ये जो सारा फाइनेंशियल डेटा हम देख रहे हैं ये हम tickertape.in इस वेबसाइट पर देख रहे हैं
और इस वीडियो के इस पार्ट को टिकर टिप ने स्पॉन्सर किया है। tickertip.in एक स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट है जिस पर जाकर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हो, उस कंपनी के कंपटीटर्स चेक कर सकते हो, साथ ही उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, न्यूज एटसेट्रा ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। यहाँ न्यूज में जाके उस कंपनी से रिलेटेड सारी न्यूज आपको मिल जाएगी, जैसे कि IRCTC की न्यूज आपको यहाँ न्यूज सेक्शन पर क्लिक करके मिल जाएगी। और कंपनी के जो इवेंट्स हैं जैसे कि डिविडेंड, शेयर बायबैक एटसेट्रा, इन्हें आप यहाँ इवेंट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के जरिए आप उस कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हो। और डिटेल्स जैसे कि कंपनी के कौन से डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, ये सारी चीजें भी आप इवेंट्स पर क्लिक करने के बाद अनाउंसमेंट्स पर क्लिक करके पता कर सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब बात करते हैं कंपनी के डेट की, यानी कंपनी पर कितना कर्ज है। तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज को देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज 5.8 करोड़ थी। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज 24 करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो 14 करोड़ थी। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है वो कंपनी के साइज के हिसाब से बहुत ही निग्लिजिबल है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि IRCTC के लिए डेट कोई बड़ा इशू नहीं है। जब किसी कंपनी पर डेट नहीं रहता है तो उसके काफी सारे एडवांटेजेस कंपनी को मिलते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है कंपनी उसे कंप्लीटली एक्सपांशन के लिए यूज कर सकती है। अदरवाइज अगर कंपनी पर डेट रहता है तो उसे रीपे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसका सीधा असर कई बार कंपनी की ग्रोथ पर पड़ता है। अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन देखी जाए तो वो भी अच्छी खासी है। कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 15% है। अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। जब कंपनी का IPO आया था तो उसके अपर प्राइस बैंड पे यानी 320 रुपए की प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5135 करोड़ के करीब था। कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस तुरंत 3 से 4 गुना बढ़ गई है, जिसके चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 26,000 करोड़ के करीब आ गया है। IRCTC का IPO सिर्फ 18.87 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर आया था और अब लगातार बढ़ रही इस प्राइस की वजह से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अब 61.56 हो गया है। जनरली जब गवर्नमेंट कंपनीज अपना IPO लाती है तो IPO में अच्छा खासा वैल्यूएशन गैप इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ती है ताकि इन्वेस्टर्स को उस IPO से फायदा मिले, और IRCTC के IPO में भी यही हुआ था। अगर IRCTC के मैनेजमेंट की बात की जाए तो IRCTC गवर्नमेंट कंपनी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चलाती है। कंपनी का 87.4% स्टेक गवर्नमेंट के पास है और बाकी स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अब बात करते हैं IRCTC की अपॉर्चुनिटीज और रिस्क के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि IRCTC की जो मेन 4 सेगमेंट्स हैं जैसे कि केटरिंग, टिकट्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और टूरिज्म, इन चारों में एक्सपांशन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और IRCTC अपने बिजनेस को और तेज़ी से भी एक्सपांड कर सकती है क्योंकि उसके पास एक सुपर पावर है जिसका नाम है मोनोपोली। IRCTC को कोई भी कंपटीटर नहीं है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में केटरिंग की फैसिलिटी, देन पैकेज वाटर की फैसिलिटी, इन सब के लिए इंडियन रेलवे ने IRCTC को ऑथोराइज किया है। साथ ही इंडियन रेलवे के टिकट्स के लिए भी IRCTC को ऑथोराइज किया गया है, जिसकी वजह से IRCTC की इस मार्केट में कंप्लीटली मोनोपोली है और कोई भी प्राइवेट बिजनेस या दूसरा बिजनेस इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। तो अगर IRCTC की बिजनेस की अगर सबसे खास बात की जाए तो यही है कि उसे कंपटीटर नहीं और मोनोपोली है, जिसकी वजह से वो बिजनेस काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर सकती है। क्योंकि जिस तरह की पानी की बोतल IRCTC बनाती है या केटरिंग सर्विसेज बनाती है या फिर रेलवे टिकट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो सब अगर कोई कंपटीटर कंपनी आती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट किसी कंपनी को इस फील्ड में आने में अलाउ करती है तो वो भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटीज़ की बात की जाए तो IRCTC की वो चीज़ें कुछ खास नहीं है, लेकिन मोनोपोली है इसलिए वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं और लोगों के पास भी मोनोपोली होने की वजह से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी IRCTC के लिए एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, बिकॉज लोग इंडियन रेलवे में IRCTC का खाना खाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें वो पसंद आता है, इसलिए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और IRCTC का ज़्यादातर रेवेन्यू केटरिंग से ही आता है, तो उस फील्ड में अगर कोई कंपटीटर आ जाता है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट IRCTC के बिजनेस पर हो सकता है। तो मोनोपोली ही IRCTC के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज भी है और सबसे बड़ा रिस्क भी। और ये मोनोपोली कब तक रहेगी ये कम्प्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस आते हैं और प्राइवेट एंटिटीज को यानी प्राइवेट कंपनीज को इन सारी चीज़ों में बिजनेस करने में अलाउ किया जाता है तो उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट IRCTC पर हो सकता है। तो इस रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत में पिछले साल जो प्राइवेट ट्रेन आई थी जैसे कि तेजस ट्रेन, तो उन प्राइवेट ट्रेन को IRCTC ने लाया था, लेकिन अभी हाल ही में बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 150 प्राइवेट ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग कंपनी से टेंडर भी मंगवाए हैं, जिसमें टाटा जैसी कंपनीज के टेंडर्स आए हैं। तो अगर ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में एंटर करने लगेंगे तो ऑब्वियसली उसका IRCTC पर फर्क पड़ेगा और उनके बिजनेस पर भी फर्क पड़ेगा। तो जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उससे ये रिस्क भी काफ़ी है कि जो चीज़ें IRCTC प्रोवाइड कर रही है कभी ना कभी उनमें भी प्राइवेटाइजेशन आ सकता है। क्योंकि आप ही देखिए कि कुछ साल पहले तक
प्राइवेट ट्रेन अलाउ नहीं थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों से प्राइवेट ट्रेन आना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे इसी तरह की चीज़ें केटरिंग, टूरिज्म और बाकी चीज़ों में आती है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट IRCTC के बिजनेस पर होगा। तो ये थी IRCTC की रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़। तो इस वीडियो को हम कुछ इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि IRCTC का बिजनेस एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेस हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रही है। साथ ही डेट की बात की जाए तो कंपनी का डेट बहुत ही कम है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है, जिसमें कंपटीशन का कोई भी खतरा उन्हें नहीं है, और एक ही चैलेंज फिलहाल उनके सामने है, वो ये कि अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपांड करना, ताकि आगे चलकर अगर कंपटीटर भी आ पाए तो भी वो कंपनी के मार्केट शेयर को हिला नहीं पाए। पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे की जो ट्रैफिक ग्रोथ है वो उतनी खास नहीं रही है। उनकी पैसेंजर ट्रैफिक पिछले कुछ सालों में थोड़ी फ्लैट ही रही है। तो ट्रैफिक ग्रोथ फ्लैट होने के बावजूद भी IRCTC ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ये दिखाता है कि IRCTC अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अपनी इसी ग्रोथ को जारी रखती है तो कंपनी के पास अपना बिजनेस ऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ाने का स्कोप है। तो ये था IRCTC का पूरा बिजनेस ओवरव्यू। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।